तो सबसे पहले मुझे बताएं कि असाइनमेंट वगैरह की क्या अपडेट है। बन गया किसी का कंप्लीट? वो किसी का भी नहीं बना। सर ये दूसरा पेज बना दिया मैंने। दूसरा पेज बना दिया? हाँ। क्यों भाई? पहला बना रहा था ना, फ्रंट पेज। वो सर मैंने जो ना गूगल पे जो ना सर्च करी तो एक मेन पेज आ गया, मैं स्टार्ट कर दिया। एलसीडी कैसे चलेंगी? ये तार लगाई है मैंने तो। ये एचडीएमआई पे गया हुआ है प्रोजेक्टर। अच्छा जी, तो ये पेज बनाना था ना भाई, फ्रंट वाला। सर इसका रेस्टोरेंट बनाया मैंने। कौन सा वाला भाई? ये इसके नीचे जाएंगे, ये रेस्टोरेंट के। बस नहीं नहीं, ये सर रेस्टोरेंट पे क्लिक करें। ये वाला। ये ऊपर पिक्चर पे क्लिक करके आ जाए। सर ये बनाया है, ये आसान लगा। नहीं नहीं सर, ये तो खुल गया। अच्छा मेन पेज ही खुल गया तो मैं स्टार्ट हो गया। चलो, कोई मसला नहीं है। और किसने कंप्लीट किया भाई? किसने नहीं किया? आज मैं इंशाल्लाह दूसरी वेबसाइट भी दे दूंगा आपको बनाने के लिए। वेडनेसडे तक का टाइम था ना, 4 का। अच्छा टाइम है अभी? जी सर, 2 दिन है। चलो वेडनेसडे तक का टाइम ले लो भाई, लेकिन इसको जल्द से जल्द बनाओ। कोशिश करें कि टाइम से पहले बन जाए ना। बाकी आज हम जो है ना सीएसएस की बुक खत्म कर देते हैं, और एक आध कोई सीएसएस की लाइब्रेरी वगैरह भी देखते हैं। स्क्रीन यार अभी कर रहे हैं वो हल, उसका पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा तो चैप्टर कितने होगा हमारे? 17 16? अच्छा जी, तो अच्छा पीछे वाली एलसीडी ऑन है या ऑफ है? ऑन है, तो अगर हम इसको कास्ट कर दें, आ गया? कौन सी नहीं आई? गई होगी। हो गई? नहीं हुई? बस कुछ करो नहीं, कुछ करो नहीं, छोड़ दो। तो ये वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि नहीं आ रही हो। ठीक है, तो फिलहाल काम चलाते हैं। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बाकी के जो 2-3 चैप्टर हैं ना, ये सारे थ्योरी हैं।
तो जल्दी जल्दी से इसको देखेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उस पर रुकेंगे और बाकी जल्दी जल्दी हम इसको देख लेंगे। तो HTML5 का लेआउट देखेंगे इसमें, और हाउ ओल्ड ब्राउजर अंडरस्टैंड न्यू एलिमेंट्स, तो उसके बारे में थोड़ी थ्योरी ये बता रहा है। लेकिन अब कोई भी ओल्ड ब्राउजर नहीं है, सारे अपडेटेड हैं और अच्छे हैं। स्टाइलिंग HTML5 लेआउट एलिमेंट्स विद CSS। अच्छा जी, तो हम कुछ इस तरह से लेआउट बनाते हैं। देखिए इन्होंने ना ग्रुपिंग की हुई है, डिवाइड किया हुआ है सब चीज़ों को, कि आपका पेज है जिसको एक डिव के अंदर रखा हुआ है, सबसे मेन डिव जो है, और दूसरा आपके पास हेडर है, तो उसको डिव के अंदर आईडी देके, हेडर की आईडी देके उसको रखा हुआ है, ताकि इस सब चीज़ों की ग्रुपिंग हो जाए। तो ये हम तरीका अभी तक कर रहे थे। तो HTML5 ने इसमें एक और चीज़ दे रहा है कि यार इसने कुछ चीज़ों के लिए हमें अलग से एलिमेंट्स बना के दिए ग्रुपिंग के लिए। ठीक है भाई, जिस तरह अगर हेडर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये बोलता है डिव अगर आप नहीं बना रहे तो आप हेडर का एलिमेंट बना लो, हेडर का भी एलिमेंट इसने दिया है हमें। ठीक है, और अगर नेविगेशन बार बना रहे हो आप ग्रुपिंग के लिए, डिव से बना रहा हो, तो अगर डिव नहीं लगा रहे तो नेव लगा लो, NAV। ठीक है भाई, इसी तरह आर्टिकल, अगर कोई आप पैराग्राफ वगैरह इस तरह कुछ लिख रहा हो, आप डिव की जगह आर्टिकल लगा लो। इसी तरह अगर आप साइड बार बना रहे हो तो डिव की जगह साइड का टैग लगा लो। इसी तरह अगर आप फुटर बना रहे हैं तो फुटर का एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो HTML ने हमें बना के दिए हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट कुछ भी अलग से नहीं है, जो कि डिव आपको नजर आता है, जिस तरह आप डिव यूज करते हैं वैसे ही सेम है ये, जरा भी फर्क नहीं है डिव में और इसमें। सिर्फ फर्क है तो किसका, नेम का, कि यार इसको आईडी देना नहीं पड़ेगी डिव को हम ना आईडी देने पड़ती थी ताकि उसकी पहचान बन जाए कि यार ये हेडर है या फुटर है या क्या है। कोई पूछ रहा है कुछ? स्क्रीन, अच्छा वो बता दिया। कब से नहीं आ रही हो तो मसला आया हुआ है कुछ? यहाँ ये वाली आ रही है, तो नहीं क्या हो सकता है भाई। जरा एक दफा यार रिसेप्शन पे बोलिए यार, ये वाला वाईफाई कनेक्ट होता है ना तो फिर सारी स्क्रीन चलती हैं, लेकिन ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ये लाजमी नहीं है, यूज करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई मसला है, डिप करें। ठीक है भाई, यूज करेंगे तो अच्छी बात इस वजह से क्योंकि बनाए इसलिए गए कि यार आप ग्रुपिंग बनाएं और ये एलिमेंट यूज कर लें, कि ताकि जब दूसरा कोई देखे ना उसको पता चल जाए ये हेडर है, ये फुटर है, ये साइड बार है, तो दूसरे बंदे को आप आराम से पता चल सकता है इससे ना। तो इस वजह से ये दिए हुए हैं। ठीक है भाई, देखें हेडर का एलिमेंट है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। अच्छा, जितने भी है ना ये सारे डिव की तरह है। ठीक है, तो पीछे वाली दो स्क्रीन में चल रही है और ये ऑडी कास्ट में ख्याल से कनेक्ट नहीं हो रहा है इसकी वजह से। स्क्रीन जाके देखिए कास्ट के अंदर। वो आ तो रही है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। पीछे वाली राइट लेफ्ट वाली हो रही है, राइट वाली नहीं हो रही। हो गई भाई, लेफ्ट वाली हो गई, दोनों हो गई। राइट नहीं हुई। एक तार क्यों लगाई फोटो हुई है इधर आज? ये भी को लगाया भाई, आज सुबह से लगा भाई। मैं इसी से चला रहा हूँ। जी, तार की वजह से तो नहीं हो रहा क्योंकि इसके बटन डायरेक्ट पीछे दिया है। ऑडी कास्ट जो है वो भी तो कनेक्ट नहीं हो रहा। प्रोजेक्टर को इस पे लेके जाओ, क्रोम कास्ट पे, HDMI से हटा दो इसका बट ये
फास्ट पे कैसे जाएगा? वीजे है, वीडियो है और HDMI है। अब्दुल्ला से फोन करके पूछो, अब्दुल्ला बता देगा। अभी तार निकाले ना पास पे आए नहीं जाएगा ना, वो HDMI पे कर रहा है प्रोजेक्टर। ऐसे गूगल पे आके SMIT में जाकर ना फिर आप पास करें शायद। इसमें प्रोजेक्टर देखो HDMI पे है पीछे, वो कुछ भी कर लोगे नहीं जाएगा। आ गई भाई, राइट आ गई, दोनों आ गई। ये नहीं आएगा अब। प्रोजेक्टर को ऑफ कर सकते हैं। आ रही है भाई पीछे दोनों, बस सही है। आ गई। लास्ट में आ रही है दोनों, सही है। अच्छा भाई, तो हेडर और फुटर का एलिमेंट आपको नजर आ रहा है। डिव यूज कर सकते हैं आप, डिव की रिप्लेसमेंट में आप ये भी यूज कर सकते हैं सेक्शन बनाने के लिए। इसके अलावा आर्टिकल और सेक्शन किस लिए है कि भाई अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई भी कंटेंट वगैरह बना रहे हैं तो आप सेक्शन या आर्टिकल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है भाई आपके ऊपर, आप ये यूज करें या नहीं करें, जरूरी नहीं है। काफी लोग ऐसे हैं जो डिव यूज करते हैं, डिव से बनाते हैं हर चीज, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ये चीजें HTML5 की जो एलिमेंट्स हैं ये भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये इस वजह से कि अगर आपको कहीं पर नजर आए, आपको आर्टिकल या सेक्शन नजर आ गया, आप बोले यार ये क्या चीज है HTML में, ये तो थी नहीं। ठीक है, तो इस ये ना हो, तो इस वजह से ये कुछ एलिमेंट्स है ये हमने देख लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि यार ये भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्रुपिंग के लिए डिव की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इस तरह नेविगेशन बार के लिए नेव का एक एलिमेंट है, यूज होता है। अच्छा, ये भी सिर्फ ग्रुप बनाएगा। जिस तरह हम डिव यूज करते हैं इस तरह हमने नेव यूज कर लिया, तो देखने वाला क्या समझेगा कि यार इसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो सारा नेविगेशन बार से रिलेटेड है। इस तरह आर्टिकल हो गया। अच्छा, साइड में क्या होगा कि भाई अगर साइड बार वगैरह कुछ हम बना रहे हैं तो इससे साइड बार बनेगी नहीं, वो बनानी आपको खुद ही पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ एक ग्रुप बना के रख देगा ताकि देखने वाले को समझ में आ जाए कि यार ये साइड बार है। और ये सेक्शन जो है वो बिल्कुल डिव की तरह, इसमें कोई भी आप सेक्शन बना रहे हो, कोई भी ग्रुप बना रहे हो, आप सेक्शन का एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, काफी सारी हेडिंग आप यूज कर रहे हैं, 3 4 5 हेडिंग है, तो आप एच ग्रुप के नाम का भी एक एलिमेंट है जो आप उसकी ग्रुपिंग के लिए यूज कर सकते हो डिव की जगह पे। ठीक है, वरना डिव यूज कर रहा हो तो वो भी बेस्ट है, उसका भी कोई मसला नहीं है, लेकिन एच ग्रुप से देखने वाले को जल्दी समझ में आ जाएगा कि यार ये हेडिंग्स का ग्रुप है। फिगर और फिग कैप्शन तो आपने जो है इमेज के टाइम पे भी देखा था, ये वही वाली चीज है, इसमें अलग कुछ भी नहीं है। और डिव जो है ये आपको बताइए, ऑलरेडी हम देख चुके, तो अब ये आपके ऊपर है भाई, डिव यूज करना है डिव कर लें, वो सारे एलिमेंट करना है वो सारे कर लें। ज्यादातर लोग डिव यूज करते हैं और कुछ लोग वो भी यूज करते हैं। अच्छा, इसमें लिंकिंग अराउंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, HTML allow web page authors to place an a element around a block level element। ठीक है, तो इस तरह ये बोल रहा है HTML5 आपको अलाउ कर रहा है कि अगर कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और एंकर का जो टैग है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, तो आप इनलाइन एलिमेंट के अंदर पूरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
मिसाल के एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ है आपने स्लाइडर, और उस पूरे स्लाइडर को आपने एंकर के टैग के अंदर रख दिया, तो जब भी यूजर आएगा पूरे स्लाइडर पे कहीं पर भी क्लिक करेगा तो वो उस लिंक पे चले आएगा। तो इस तरह से आप पूरे स्लाइडर को, पूरे सेक्शन को भी एंकर के टैग के अंदर रख सकते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि यार ये एक इनलाइन एलिमेंट है। हेल्पिंग ऑल्टर ब्राउजर अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, लेकिन ये अब जो है इसकी जरूरत नहीं होती, पहले होती थी। अब जो है ब्राउजर, सारे ब्राउजर आपकी जो भी चीजें हैं वो सारी समझेंगे, सारे अपडेटेड ब्राउजर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो काम की चीज देखी वो कुछ एलिमेंट्स थे जो डिफ की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एज ग्रुप हो गया, आर्टिकल हो गया, नेव बार हो गई, हेडर फुटर हो गया, तो ये सारे एलिमेंट्स थे। अच्छा भाई, तो चैप्टर नंबर 18 पे क्या बता रहे हैं भाई, प्रोसेस एंड डिजाइन, हाउ टू अप्रोच बिल्डिंग अ साइट। अभी इसमें भी कुछ थ्योरी है जो आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके कि भाई क्या इसमें बताना चाह रहे हैं। तो पहले देखा जाएगा कि भाई आप जो है साइट किसके लिए बना रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। उसके हिसाब से आप उसका फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, इमेजेस हो गए उसमें, तो ये आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी ऑडियंस जो है वो आपको पता है भाई छोटे बच्चे हैं, तो आप थोड़ा सा फंकी टाइप का फॉन्ट रख देंगे, थोड़ा सा कलरिंग डाल देंगे उसमें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि जो हम वेबसाइट बनाने से पहले देखते हैं। तो इस तरह ये बता रहा है, अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। तो ये इतनी कोई खास चीज़ नहीं है जो हम देखें क्या नहीं, इसके बिना कुछ होगा नहीं। ये हमारा दिमाग है, हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि यार मैं जिसके लिए वेबसाइट बना रहा हूँ उसको क्या अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, तो ये उन्होंने कुछ टेबल वगैरह टाइप कोई डेटा शो करके दिखाया हुआ है। आप लोग आपकी वेबसाइट पे क्यों आ रहे हैं उसका आपको पता हो, क्या करने आ रहे हैं। ठीक है भाई, क्या अचीव करने आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे लोग। ठीक है भाई, आप जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उस पर चैट करने भी आते हैं लोग, पोस्ट करने भी आते हैं। ज़्यादा क्यों आते हैं, ज़्यादा पोस्ट करने आते हैं, तो हम पोस्ट वाली चीज़ को, पोस्ट वाले फीचर को ज़्यादा अच्छा करके बनाएंगे कि भाई मेरी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो इस फीचर पर आती है, इस पेज पर आती है, तो मैं इसको और ज़्यादा अच्छा करके बनाऊँ ताकि मेरी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं। ठीक है भाई, आपके जो विजिटर है उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस तरह की चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखना। तो ये सारी चीज़ें ना जो रिक्वायरमेंट आपको देता है वो भी आपको बताता है कि भाई क्लाइंट है उसको वेबसाइट बनानी है, तो वो आपको सारा बताएगा कि यार मेरी ऑडियंस जो है वो ये है और मेरी वेबसाइट पे वो ये इन्फॉर्मेशन देखने आ रही है, ये अचीव करने आ रही है, सारी चीज़ें वो आपको बताता है क्लाइंट। अच्छा, साइट मैप वही वाली चीज है कि आप सबसे पहले क्या करें उसके बाद क्या बने। देखिए, सबसे पहले जब एक वेबसाइट बनाने जाते हैं ना हम, तो उसका एक डायग्राम आपने बनाना है। ठीक है भाई, या आप हाथ से बना लें, स्केच बना लें, या आप तो इतने सारे टूल्स मौजूद हैं किसी को भी यूज करके आप बना लें पूरा, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि यार मुझे कुछ इस तरह की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, कुछ लोग करते हैं कि भाई डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट और सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो ये वाले लोग भी होते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि जो आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं उसके बारे में पहले पूरा सोच लें कि मैं कब क्या बनाऊंगा और किस तरीके से बनाऊंगा। तो उसका पहले स्केच बन जाता है, स्केच बनने के बाद वो डिजाइन हो जाता है डिजाइनिंग टूल पे, कोई फिग्मा पे या फोटोशॉप पे या किसी और टूल पे। तो डिजाइन होने के बाद फिर अब हम जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, ये एक प्रॉपर तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, हमें पता है इतना बड़ा कोई काम नहीं है ना, इसमें इतने पैसे मिलने वाले हैं, तो हम फिर इतनी सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। हम खुद से उसको जल्द से जल्द जो भी हमसे हो सकता है वो हम बना के दे देते हैं। वरना ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने जाते हैं तो उसके क्या प्रोसेस है कि भाई सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, उसका एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा कि भाई आपको चाहिए क्या। डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें मेंशन होंगी, भाई मुझे ये होम पेज चाहिए, होम पेज पे मुझे ये चाहिए,
फिर मुझे एक अबाउट पेज चाहिए, उस पर ये सारी चीजें चाहिए। तो पूरा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट फर्स्टली आपको चाहिए सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए एक स्केच। ठीक है भाई, वो स्केच आप पूरा बनाएंगे कि यार मेरी जो वेबसाइट है वो इस तरह की दिखेगी। ठीक है भाई, स्केच के साथ साथ आप उसी स्केच के ऊपर एक बनाते हैं यूजर जर्नी। ठीक है, उसको यूजर जर्नी बोलते हैं हम। यूजर जर्नी क्या होती है, अच्छा हर वेबसाइट की नहीं होगी, कुछ ऐसी वेबसाइट होंगी कि भाई उसमें बस पेजेस हैं, यूजर का काम है सिर्फ पेजेस को देखना बस, और कुछ भी नहीं है। और ऐसी वेबसाइट भी होती है जिसकी भी पूरी यूजर जर्नी बनती है कि यार यूजर आएगा मेरी वेबसाइट पे, सबसे पहले कहाँ जाएगा, कौन से बटन पे क्लिक करके वो कहाँ चले जाएगा, कौन से एक्शन को परफॉर्म करके क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद फिर काम करना शुरू होते हैं। ठीक है, अच्छा यूजर जर्नी वगैरह सब बन जाती है, उसके बाद आप डिजाइनिंग करते हैं वेबसाइट की किसी अच्छे से डिजाइनिंग टूल पे। आप खुद नहीं करते, किसी से करवाते हैं जो कि डिजाइनर होता है, या आपको आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये होने के बाद फिर क्लाइंट से अप्रूवल मिलता है कि यार देखो इस तरह की दिखेगी आपकी वेबसाइट। फाइनल होने के बाद क्लाइंट अगर उसमें कोई चेंजेस देता है तो वो डिजाइनिंग के टाइम पे ही हो जाती है। ठीक है भाई, और अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद अब आप कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, अब आप उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं और उसको बना के फिर उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सारे स्टेप है। ठीक है, अब इसमें भी आपके ऊपर एक, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है भाई जिसमें फंक्शनैलिटी भी है, यूआई भी है, सब है, तो सबसे पहले कुछ लोग भाई यूआई पहले बना लेते हैं, कंप्लीट यूआई बना दी, दिखा दी क्लाइंट को कि भाई ये मैंने बना ली। उसके बाद फिर उसमें फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन इन पूरे प्रोसेस के लिए टीम चाहिए होती है, डिजाइनर भी चाहिए आपको, और जो स्केच बनाने वाला है वो भी चाहिए। हमसे तो ऐसा बनेगा हम वेबसाइट की जगह कुछ और ही बना देंगे स्केच में। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वही चाहिए होता है हमें इस काम के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बोले यार सब मैं ही सब अच्छा कर लूंगा। ठीक है, मैं डिजाइन भी अच्छा बना लूंगा, मैं स्केच भी बना दूंगा, मैं यूजर जर्नी भी बना दूंगा, मैं सब खुद देख लूंगा। तो ये बहुत कम लोग होते हैं। तो फिर इस चीज में जो है ना कॉस्ट भी ज्यादा आती है, तो फिर आप क्लाइंट जो है आपका उससे चार्ज भी ज्यादा करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, वहां तो आप जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो फिर उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आएगी, क्योंकि आप दूसरे लोगों से भी काम करवा रहे हैं, उनको भी पे करेंगे, फिर उस पर आप एक टाइम लगा रहे हैं और एक प्रोफेशनल वे में आप उसकी वेबसाइट बना रहे हैं। और बाकी दूसरा तरीका क्या होता है भाई कि ये वेबसाइट है, आपने उठाया टेम्पलेट, उसमें डाला कंटेंट और ये लो बन गई वो। एक तरीका ये होता है हमारे पास, जो ज्यादा लोग करते हैं आजकल। ठीक है, तो देखिए इस तरह की यूजर जर्नी टाइप कुछ बनाई हुई कि भाई मेरी वेबसाइट में एक होम पेज होगा, होम पेज से कनेक्टेड होंगे ये सारे पेजेस, अबाउट, आर्टिकल्स, विजिट, शॉप, कॉन्टेक्ट। अबाउट में क्या क्या होगा वो सारा लिख दिया, आर्टिकल्स में क्या क्या होगा वो सारा लिख दिया। तो इस तरह का पूरा एक ना डायग्राम बना लिया यहाँ पे, जिससे आपको आइडिया हो रहा है कि मेरी वेबसाइट में ये पेजेस होंगे और ये इन्फॉर्मेशन होगी। इसके काफी सारे टूल होते हैं, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे काफी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो बनाते हैं हम स्केच वगैरह या डिजाइन बनाते हैं किसी टूल को यूज करके, तो उसको हम बोलते हैं वायर फ्रेम्स। ठीक है भाई, तो ये अच्छा तरह हम स्केच वगैरह करके सोच सोच के थोड़ा दिमाग लगा के हम बना लेते हैं और उसको फिर फाइनल करके फिर डिजाइनर को देते हैं कि भाई ये स्केच है, अब आप इस पे काम करो। ठीक है, इसके अलावा फिर हम इसी टाइम पे अपना लोगो का भी सोच लेते हैं कि यार लोगो क्या होगा, फिर कलर क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं हम कि क्या क्या वेबसाइट में हमें चाहिए होगा। वरना अक्सर लोगों का होता क्या है कि यार क्लाइंट आता है आपके पास, आपको बोलता है यार मुझे वेबसाइट बनानी है, तो आप उसको डायरेक्ट मैसेज करते हैं कितने पैसे दोगे। ठीक है, तो क्लाइंट खुद जो है वो हैरान हो जाता है और वो बाय कर देता है आपको। ठीक है भाई, तो काफी लोगों की आदत होती है कि अब मेरे पास भी काफी लोग पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि यार सर एक वेबसाइट आई हुई है, कितने पैसे लूँ। बोलता हूँ ले लो 2 3 4 5 लाख ले लो। बोला वो कैसे, तुमने तो सिर्फ वेबसाइट बताई, मुझे क्या पता कौन सी वेबसाइट है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जब तक ये सारी चीजें फाइनल ना हो जाए ना, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो निकाल ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। तो हमारी आदत है हम सबसे पहले बजट की बात कर लेते हैं क्लाइंट से, आपका बजट क्या है। तो बोलता है यार अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट ये बजट की बात कर रहा है, ये क्या बना के देगा। ठीक है, तो बजट वगैरह जो है ना ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आसान नहीं है।
ठीक है, तो आप किसी से भी पूछेंगे कि यार ये मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, इसका क्या बजट लूँ, वो आपको नहीं बता सकता कि आप क्या लो। क्या आप बना रहा हो, आप अपने आप को देखोगे कि यार मैं ये कितने टाइम में बना रहा हूँ, मेरा अपना क्या खर्चा आ रहा है इस पे, ठीक है, और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और जिसके लिए मैं बना रहा हूँ वो कौन है। ठीक है, आपसे जो वेबसाइट बनाने वाला क्लाइंट है आपका, वो कोई प्राइस वाला भी हो सकता है और वो कोई बड़ा ब्रांड भी हो सकता है। प्राइस वाला होगा तो आप 10 रुपए लोगे मिसाल के तौर पे, ब्रांड होगा तो आप 100 रुपए लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। दूसरा, फिर आप अपने आप को देखते हैं कि यार मैं किस लेवल पे हूँ, मेरा कितना एक्सपीरियंस है, मेरा इसमें कितना वक्त लग रहा है, और मेरी इस पे कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, कॉस्ट तो हमारी क्या कुछ भी नहीं लगेगी, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि यार मेरी बिजली यूज हो रही है, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप की इन्वेस्टमेंट है, मेरा इंटरनेट लग रहा है इसमें, मेरा टाइम लग रहा है, तो फिर आप थोड़ा कुछ खा पी रहे हैं उसमें तो वो भी लग रहा है। तो ये सारा चीजें देखते हुए फिर हम कॉस्ट निकालते हैं प्रोजेक्ट की ना। लेकिन अभी जो आपका लेवल है, तो अभी आप ये सारी चीजें नहीं सोचेंगे कि अगर आप अभी सोचेंगे तो क्लाइंट वाकई बोलेगा बाय के आता कुछ है नहीं अभी और घोस्टिंग कर रहा है बंदा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बात की जब आपको अच्छा आ जाए, सब समझ में आ जाए, एक्सपीरियंस हो जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद की चीजें ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी पाकिस्तान में अगर किसी का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है पैसे कम मिलते हैं, ठीक है, लोकल। और अगर आप इंटरनेशनली जाते हैं तो सही पैसे मिलते हैं डॉलर वगैरह के अंदर। तो इस तरह का कुछ वायर फ्रेम होता है, ये आप किसी भी टूल पे बना सकते हैं या आप कॉपी लेके पेंसिल से बना सकते हैं। ठीक है, काफी मेरे पास क्लाइंट्स आए, उन्होंने कॉपी के ऊपर बना के दिया स्केच पेंसिल से, बोला ऐसी वेबसाइट चाहिए, तो फिर उसको देख के हमें आइडिया लगाना होता है कि यार ये इस तरह की चाह रहा है। तो इस तरह से हम पहले से ना डिसाइड कर लेते हैं चीज़ों को कि यार इस जगह पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तो फिर जाके हम वेबसाइट पे काम करना शुरू करते हैं। इस चीज़ का रेफरेंस, हाँ बिल्कुल ऐसे भी देते हैं क्लाइंट कि भाई अगर क्लाइंट आया आपको, तो क्लाइंट जो है ना पहले से आपको अपने कॉम्पिटिटर्स जो भी होंगे ना उनकी वेबसाइट दे देगा कि देखो भाई ये है, तो इनके जैसी चाहिए मुझे। ठीक है, तो उससे भी थोड़ा आइडिया हो जाता है, उससे भी आइडिया ले लेते हैं आप, थोड़ा सा उससे हटके कुछ नया दे देते हैं उसको, यार उसमें ये था देखो मैंने तुम्हारा इससे भी अच्छा बना दिया। ठीक है, इस तरह से करके फिर पूरा बनता है। ठीक है, तो फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो फिर ये इस तरह का, ये लेनी पुरानी वेबसाइट है काफी, लेकिन फिर इस तरह का कुछ कलरिंग वगैरह सब बाद में इसमें जाके ऐड होता है। तो देखिए और भी काफी सारी चीजें डिजाइन से रिलेटेड ये आपको बता रहे हैं कि किस डिजाइन को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें ये एक ही लाइन में सारे बॉक्सेस आ रहे हैं, तो इसको ये प्रॉक्सिमिटी कह रहे हैं, क्लोजर कह रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे ना लेआउट के नेम इन्होंने दिए हुए हैं, तो इस तरह के पैटर्न हो सकते हैं वेबसाइट के अंदर। अब वेबसाइट की ना देखें वही वाली बात है, रिक्वायरमेंट की ऊपर बात है कि रिक्वायरमेंट किस तरह की है। क्या वो एक न्यूज़ वेबसाइट है, न्यूज़ है तो उसमें न्यूज़ आ रही होंगी, न्यूज़ के स्टाइल में आएंगी वो आप देखेंगे। ठीक है, बाकी अपना दिमाग से कोई भी आइडिया नहीं लाता, बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपने दिमाग से आइडिया लेके आए कि इस तरह से होना चाहिए। हम क्या करते हैं, दूसरी वेबसाइट सर्च करते हैं, उनको देखते हैं क्या उन्होंने क्या किया हुआ, वो देखने के बाद फिर हम उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करके फिर बनाते हैं चीज को। ठीक है, बाकी जो भी चीजें ये बता रहे हैं सारी वही है जो मैंने आपको बताई। अच्छा, आप देखें ये नेविगेशन बार का बता रहे हैं कि अगर आपके पास, अब जैसे एक वेबसाइट है, उसमें क्लाइंट ने आपसे 50 पेजेस बना लिए और आपने 50 के 50 इस तरह एक ही लाइन में लिख दिए, तो कितना बुरा लगेगा। तो फिर हमें क्या करना होगा कि यार 5 6 7 जितने आपकी वेबसाइट पे सूट करे वो मेन्यू बना दिए, और बाकी के जो थे ना उनको उनके अंदर नेस्टेड कर दिया। मतलब जब आप उस पर क्लिक करें तो फिर वो नेस्टेड ड्रॉप डाउन खुलेगा और उसके बाद फिर वो दूसरे पेजेस आएंगे। तो इस तरह, वरना ऊपर वाला जो है ना बड़ा अजीब लग रहा है, नीचे वाला देखें थोड़ा अच्छा लग रहा है।
ठीक है, तो इस तरह का देखिए कुछ बता रहे हैं आर्टिस्ट प्रोफाइल्स में। आपने उसको, अगर वो पेज सेलेक्टेड है तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया कि भाई अभी आप इस पेज पे खड़े हो, उसको बता दिया यूजर को। अच्छा भाई, इसमें क्या है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड विजिटर्स, पुटिंग योर साइट ऑन द वेब। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, एसईओ के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं आपको कि भाई क्या इसकी ट्रिक्स हैं, लेकिन ये सारी जो है ना थोड़ी ओल्ड हो गई हैं क्योंकि बुक बहुत पुरानी है। तो आजकल जो है ना आपको चैट जीपीटी ही एसईओ करके दे देगा, बेहतरीन वाली। ठीक है, आप उससे पूछे, बोले यार मुझे कीवर्ड्स चाहिए या कुछ चाहिए, तो अब चीजें जो है काफी अपडेटेड हो गई हैं। अभी देखिए, ये बता रहे हैं आपको ना क्या क्या मैटर करता है आपकी वेबसाइट के एसईओ के लिए। आपके पेज का टाइटल, यूआरएल जो कि आपका डोमेन वगैरह जो भी होता है, और कंप्लीट पूरा यूआरएल। जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, दराज वगैरह पे कहीं पे जाते हैं और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके उसको खोलते हैं, तो आप देखेंगे जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है ना, वो यूआरएल के अंदर भी नजर आ रहा होता है ऊपर। ठीक है, तो ये चीज मैटर करती है। बाकी हेडिंग्स जो आप लिख रहे हैं वेबसाइट में, इसके अलावा टेक्स्ट जो आप वेबसाइट में लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना मैटर करती हैं एसईओ के लिए। इमेज के अंदर एएलटी का जो हम लगाते हैं एट्रीब्यूट, ये भी बहुत मैटर करता है एसईओ के लिए। ठीक है भाई, जो भी एसईओ डेवलपर होगा ना वो आपको यही बोलेगा कि यार इमेज में एएलटी वगैरह लगाओ। ठीक है, ताकि आपकी जो एसईओ है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें होती हैं जो ये आपको बता रहे हैं उसके एसईओ के लिए। रिसर्च वगैरह के लिए देखें, बता रहे हैं कि यार ये कुछ वेबसाइट है, गूगल एडवर्ड है, बड़ी बेहतरीन अभी भी है, ये चलती है काफी। ठीक है, इस तरह वर्ड ट्रैकर का मुझे पता नहीं क्या होगा, अभी है भी या नहीं। ठीक है, तो इस तरह इसके अलावा भी काफी वेबसाइट आ गए जहां से आप कीवर्ड्स वगैरह निकालते हैं ना। तो इससे बस थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि यार एसईओ क्या चीज है और उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो डेवलपर की जिम्मेदारी है। ठीक है, जिस तरह ऊपर बताया कि भाई यूआरएल बनाना, टाइटल पेज का ऐसा रखना, इमेज के अंदर एएलटी का एट्रीब्यूट डालना, ये सारी जिम्मेदारी डेवलपर की है। बाकी जो एसईओ करने का काम है वो एसईओ वाले का ही है। ठीक है, हम उसको इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते जितना वो बंदा कर लेगा जिसकी इसमें एक्सपर्टीज है। अच्छा भाई, इसमें एक टूल एक है गूगल एनालिटिक्स के नाम से है। अगर ये आप अपनी वेबसाइट में लगा लेते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो क्या करता है, आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स के बारे में बताता है कि आपकी वेबसाइट पे अभी इस वक्त कितने विजिटर्स हैं और वो किस लोकेशन से हैं, किस कंट्री से हैं, किस सिटी से हैं, किस डिवाइस से हैं। ठीक है भाई, कितनी देर तक कौन से पेज पे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको बताता है। अच्छा, अब ये लगता है कैसे इतना मुश्किल नहीं, गूगल एनालिटिक्स पे जाके आप अपना अकाउंट बनाते हैं और वो आपको एक कोड देता है कि भाई ये लो कोड, और ये आप अपनी वेबसाइट के हेड के अंदर जाके डाल दो बस। तो आप हेड के अंदर जाके आके वो कोड डाल देते हैं और जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। तो अब आप, गूगल आपको पूरा डैशबोर्ड दे रहा है, उस डैशबोर्ड पे जाके आप देखते हैं कि भाई मेरे वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं डेली। तो ये वो उस टूल के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे। हाँ, फ्री होता है ये। ठीक है, तो कुछ चीजें होती होंगी जो अलग से आप इसमें लेना चाह रहे हैं, वो पेड होती हो क्या पता, लेकिन तकरीबन तो सब फ्री ही होता है। ये काफी पुरानी इसकी यूआई दिखा रहे हैं, लेकिन अब आप देखेंगे तो इससे भी ज्यादा अपडेट हो गया है। लोकेशन वाइज भी दिखाता है, मैप के ऊपर भी आपको दिखाता है कि भाई इस पे, इस लोकेशन पे आपके इतने विजिटर हैं, इस पे इतने हैं। तो अब तो बहुत ज्यादा डिटेल में बताता है आपको कि आपकी वेबसाइट पे कौन क्या कर रहा है, आपको सब पता होता है। आपका विजिटर कहाँ से आ रहा है ये भी बताता है कि आप फेसबुक पे क्लिक करके, फेसबुक पे आपने कमेंट में किसी को यूआरएल दे दिया अपनी वेबसाइट का, तो फेसबुक से क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो ये भी बताता है आपको कि भाई कहाँ से आ रहा है आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे। अच्छा भाई, डोमेन नेम एंड होस्टिंग क्या होती है। डोमेन नेम, अब देखें, जब हम अपनी वेबसाइट बना लेते हैं कंप्लीट, तो अब उसको हमें लाइव करना है। लाइव कैसे करना है, उसको इंटरनेट पे लेके आना है। ठीक है भाई, अब वो इंटरनेट पे कैसे आएगी, उसके लिए हमें सर्वर चाहिए होगा। सर्वर क्या है भाई, ऐसा कंप्यूटर जो 24 आवर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है भाई, तो वो हम तो नहीं बना सकते, हमें उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाती है और थोड़ा मुश्किल काम भी है।
तो हम क्या करते हैं भाई, किसी और से खरीद लेते हैं। ठीक है भाई, जिस तरह हमने नेटलीफाई से ले लिया सर्वर, हमने अपनी वेबसाइट उठा के नेटलीफाई पे अपलोड कर दी और उसने हमें एक लिंक दे दिया कि भाई ये रही आपकी वेबसाइट। तो नेटलीफाई जो है वो क्या होगा, उसके पास एक सर्वर होगा जो उसने 24 आवर ऑन किया हुआ होगा, और उस सर्वर में आपको थोड़ी सी शेयर्ड स्पेस दे दी कि भाई इसमें आप अपनी वेबसाइट अपलोड कर दो, तो वो वेबसाइट फिर आपको नजर आती रहेगी। अच्छा, अब वो जो सर्वर होता है ना, उस सर्वर का एक एड्रेस होता है। ठीक है, जिस तरह हमें हमारा एक मोबाइल नंबर है, वो हमारा एड्रेस है, जब उसको कोई कॉल मिलाएगा तो हमें फ़ोन लग जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन मोबाइल नंबर इतनी मुश्किल होता है कि अगर मैं आपको एक दफ़ा बता दूं तो आपको फ़ौरन याद नहीं होगा। ठीक है भाई, उसको याद करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो इस तरह सर्वर के एड्रेस होते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को याद करना भी मुश्किल काम है कि अगर आपको कोई एक बार बोल दे तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा या उसको काफ़ी टाइम में याद करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ना, अब हम मोबाइल में क्या करते हैं भाई, नंबर सेव कर देते हैं सबका, उस पर मास्किंग कर देते हैं नेम की कि भाई ये नेम से सेव कर लिया, जब भी कॉल मिलानी है नेम सर्च करा मिला दिया। तो इस तरह अब आईपी एड्रेस पे क्या होता है भाई, डोमेन नेम की मास्किंग कर देते हैं। अब जिस तरह google.com, मैंने आपको बोला google.com पे जाओ, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने स्पेलिंग लिख के सर्च किया, आप चलेगा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे इसकी जो मास्किंग हुई हुई है, इसके पीछे क्या होगी, आईपी, जो कि आपको नहीं पता, वो बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है भाई, तो इस वजह से डोमेन नेम होते हैं, और ये फ्री नहीं होते, ये पेड होते हैं। ठीक है, नेटलीफाई ने जो आपको दिया वो सब डोमेन दिया। सब डोमेन क्या होता है, डोमेन एक होता है और उसमें से एक डोमेन निकाल के आपको दिया हुआ है, मतलब जिसपे जैसे .netlify.app लिखा होता है ना, तो जो आपका मेन डोमेन होता है वो कुछ इस तरह होता है google.com, बट .com से पहले एक वर्ड आ रहा हो, और उससे पहले भी अगर डॉट आएगा तो फिर वो सब डोमेन होता है। अच्छा, अब डोमेन जो है अलग अलग तरीकों का होता है। .com जो है वो इंटरनेशनली होता है कि आप .com का डोमेन ले लें तो वो पूरी दुनिया में चलेगा। तो वैसे तो सब डोमेन चलेंगे, लेकिन इसके नेम का स्टैंडर्ड है ये बात कि भाई .com है तो फिर वो इंटरनेशनल कहलाता है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में आपका स्टार्टअप है या वेबसाइट है तो .pk, .us, .com.pk, तो इस तरह काफ़ी सारे डोमेन नेम्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। .com, .net, ठीक है भाई, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, .gov गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, .edu एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सबका काम यही है। इसमें वही वाली बात है कि आप div यूज करो या आप हेडर फुटर यूज करो। हेडर फुटर से क्या होगा, देखने वाले को पता चलेगा ये हेडर और फुटर है। तो यहाँ पे भी क्या है, आप .com यूज करो या आप .edu करो। edu देख के देखने वाला क्या समझेगा कि यार ये कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, और अगर हम कॉम लगा दे तो उसको पता नहीं चलता कॉम से कि यार क्या है, जब तक उस पर वो विजिट नहीं कर लेता। तो इस तरह के ये डोमेन होते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे प्रोवाइडर होते हैं जो आपको डोमेन जो है वो सेल करते हैं, आप उनकी डायरेक्टरी में अपना डोमेन जो है वो रखवा देते हैं। ठीक है, और इतना ज़्यादा कोई महंगा नहीं होता, इसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं ईयर से, 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर्स, लाइफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह भी होता है। तो गूगल ने मेरे ख्याल से लाइफ टाइम लिया हुआ है। ठीक है, लाइफ टाइम तो मतलब इतना नहीं होगा, तो ऐसा होगा कि भाई 30 साल के लिए ले लिया। ठीक है, फिर जैसे करीब आने लगा फिर उसको और 30 साल के लिए ले लिया, तो इस तरह से भी लोग लेते हैं डोमेन। ठीक है भाई, तो नॉर्मली इसकी कॉस्ट जो है ना वो 2 से 3 हज़ार रुपये आएगी अब के दौर में ना, महंगाई हो गई है क्योंकि, तो पहले आती थी 1000 रुपये, 1200 रुपये काफ़ी टाइम पहले, तो अब इतनी आती है। बाकी डोमेन के ऊपर भी है कि भाई डोमेन कौन सा ले रहे हैं आप। .us आपको महंगा मिलता है, .pk आपको महंगा मिलेगा, .com आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, और जो जिस वेबसाइट से आप ले रहे हैं उसने अगर कोई प्रमोशन लगाई हुई है तो आपको सस्ता दे देगा। ठीक है, 1 साल की नहीं, फिर अगले साल वो आपसे डबल ले लेगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। सर अगर 1 साल लिया अगले साल हम बेचेंगे, नहीं वो बेचेगा, क्यों नहीं बेचेगा भाई। ठीक है भाई, तो आप नहीं खरीदेंगे तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। 2 महीने का उसका प्रोसेस होता है, 2 महीने में अगर आपने नहीं खरीदा तो पब्लिक हो जाएगा, मार्केट में ओपन हो जाएगा, उसको फिर कोई और खरीद लेगा। ठीक है, इस तरह भी होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक बार google.com किसी ने खरीद लिया था, काफ़ी पहले की बात है, पर मुझे भी किसी ने बताया था, पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन ऐसी बात सुनी थी मैंने कि भाई google.com का डोमेन किसी ने खरीद लिया।
फिर गूगल को उसने रिटर्न करा उसको लाखों में, ठीक है। फिर गूगल ने क्या किया, गूगल ने फिर इतना 30-30 साल 40-40 साल का लेना शुरू कर दिया, रजिस्टर कर देते हैं वो इतने। जैसे फेसबुक है, फेसबुक ने भी इतना किया हुआ होगा कि भाई 30 साल 40 साल के लिए रजिस्टर्ड है उनका डोमेन, ठीक है। तो ये इस तरह के बिजनेस भी करते हैं लोग, जहाँ देखा यार कोई ब्रांड खुल रहा है नया, उसका डोमेन लेके रख लिया, अब वो लेने जाएगा बेचारा, बोलेगा ये तो पहले से किसने लिया हुआ है, तो अब वो बोलेंगे यार मुझसे ले लो, मैं इतने का दूंगा आपको, ठीक है। तो ये बिजनेस करते हैं लोग इस पे। तब इसके भी काफी सारी ट्रिक्स वगैरह होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है इसमें। तो फिलहाल तो ऐसा ऐसे, इसके अलावा जो थी यहाँ पे होस्टिंग थी जो आपको नजर आ रही थी। होस्टिंग क्या है, वो स्पेस जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। मतलब अभी हमारी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो हमारे कंप्यूटर में, अब वो हमारे कंप्यूटर से सर्वर पे जाएंगी। अब जो सर्वर में जो आपको स्पेस मिल रही है ना, शेयर्ड स्पेस जो मिल रही है, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं, वेब होस्टिंग, ठीक है। अब वो होस्टिंग की काफी सारी डिटेल होती है कि भाई उसमें कंप्यूटर कौन सा है, लिनक्स है या विंडोज है, उसकी रैम क्या है, उसकी हार्ड ड्राइव क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखी हुई होती है जहां से भी आप होस्टिंग लेते हैं। तो ये भी पेड है, फ्री नहीं होती, क्योंकि जब आपको कोई अपने कंप्यूटर में स्पेस दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो पैसे लेगा उस चीज के, ठीक है। तो ये भी एक पूरा बिजनेस है बहुत बड़ा ना, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो जिन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। जिस तरह अमेजोन, AWS उसका प्लेटफॉर्म है, उसने स्टार्ट कैसे किया था कि अमेजोन जो है ना ई कॉमर्स से शुरू से, तो उस पर काफ़ी सेल आती है, पहले से शुरू से बहुत चलता है। तो उनमें क्या होता है कि ईयर में 2-3 दिन ऐसा आते थे, जैसे ब्लैक फ्राइडे हो गया, दूसरे हो गए, कि जिनमें उनकी सेल बहुत आती थी और उनकी वेबसाइट पे यूज़र जो है ना वो लाखों की तादाद में आते थे। तो इसकी वजह से उनके जो सिस्टम थे वो बैठ जाया करते थे, इतना ज़्यादा यूज़र का लोड बर्दाश्त नहीं करते थे। तो फिर इन्होंने खर्चा किया, तो इतने सारे कंप्यूटर ले लिए, ठीक है। तो जब वो ब्लैक फ्राइडे या कुछ भी आया तो फिर उनकी चीज़ें जो हैं बिल्कुल प्रॉपर चली, लेकिन बाकी का जो पूरा साल है वो सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो ऐसे ही पड़े रह गए, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि यार हम इनको रेंट आउट करते हैं, कि यार ये पूरे साल हमारे पास रखे हुए, हम इनको रेंट आउट करते हैं, दूसरों को इसकी स्पेस देते हैं। तो इस तरह से अब काफ़ी सारे लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया हुआ है, ठीक है, कि एक सर्वर बना दिया और चार्ज किया और लोगों को स्पेस दी उसमें से, ठीक है। मैं क्लियर है ये चीज़ें। इसमें बैंडविड्थ होती है, ठीक है, कि भाई कितने विजिटर्स आपको अलाउड हैं, आपकी वेबसाइट पे कितना लोड आ सकता है, कितनी MB की फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं होस्टिंग वाले जिनसे भी आप लेते हैं। बाकी बैकअप्स होते हैं इसके कि भाई आपकी वेबसाइट का बैकअप बन जाए और फिर वो बैकअप बाद में अपलोड हो जाए, इंपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए। अच्छा, इसके अलावा ईमेल अकाउंट्स होते हैं कि जब आप एक डोमेन नेम लेते हैं कि भाई ghausahmad.com मैंने जैसे ले लिया, तो उसके साथ फिर आप ना ईमेल अकाउंट्स भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप होस्टिंग लेते हैं ना, तो होस्टिंग में भी आपको ईमेल अकाउंट्स मिलते हैं, किसी में 10 मिल जाते हैं, किसी में 20 मिल जाते हैं, कोई अनलिमिटेड दे देता है कि भाई जितने भी बनाओ। तो ये ईमेल अकाउंट्स कौन से होते हैं कि भाई contact@ghausahmad.com आपका अपना ईमेल, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनका ये इसी तरह से ईमेल होते हैं, उन्होंने अपने सर्वर पे ईमेल अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं। बाकी सर्वर साइड लैंग्वेजेस एंड डेटाबेसेस का ये आपको बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के बाद देखिए अब यहाँ पे ये PHP, MySQL, ठीक है, और ये दूसरे जो भी हैं पुराने, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी हम कवर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, और इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, FTP एंड थर्ड पार्टी टूल्स। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एक, इसके काफ़ी सारे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो कोई भी जाए और अपनी जो भी वेबसाइट है वो इस पे जाके अपलोड कर दे इस सर्वर पे, और फिर दूसरे को उसका एक्सेस दे दे कि भाई मैंने यहाँ पे अपनी ये एक तरह ड्राइव की तरह है, जो गूगल ड्राइव होती है दूसरी होती है, तो उसकी तरह से काम करता है। लोग इस पे अपनी वेबसाइट का डेटा वगैरह जो है वो सारा यहाँ पे अपलोड करते हैं। जिस तरह अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, डी ड्राइव में जाते हैं, उसमें फोल्डर बनाते हैं, तो इस तरह FTP अकाउंट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप उसमें गए, उसमें आपने फोल्डर बनाया और सब करा।
अच्छा भाई, अभी कुछ वेबसाइट्स रिकमेंड कर रहे हैं आपको, ब्लॉग्स के लिए बोल रहे हैं भाई, वर्डप्रेस, ई कॉमर्स, शॉपिफाई। शॉपिफाई इतना पुराना है देखें, अब जाके इतना ऊपर आया है। ठीक है, तो इसकी इसी तरह से ईमेल, न्यूज़ लेटर्स, मेल सिम देखिए इतना पुराना है, अभी भी टॉप पे है, ये बहुत चलता है। शॉपिफाई भी बहुत चलता है, वर्डप्रेस भी चल रहा है। ठीक है भाई, बस कुछ भी नहीं है। और तो जो चीज़ें पढ़ी वो सारी ये बताना है कि भाई हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने देख ली हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि भाई अब हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे सीएसएस के ऊपर, और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। चीज़ें खुद भी मिलेंगी हमें काफ़ी सारी, सर्च करने पर, गूगल करने पर। ठीक है, या दूसरे प्लेटफॉर्म से भी मिल सकती हैं कि यार देखें ये चीज़ आज मैंने एक्सप्लोर की, वेबसाइट में यूज़ की, तो इससे आपकी लर्निंग होगी। अच्छा, अब हम क्या क्या देखना है। अब हमारे पास जो रह गया है, इन चीज़ों के बाद हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे। वो क्या क्या है, वो मीडिया क्यूरी है, और फ्लैक्स बॉक्स है, ग्रिड पे देख लेंगे थोड़ा, और इसके अलावा बूटस्ट्रैप देख लेंगे, टेलविंड भी देख लेंगे। तो अगर इस तरह लिखता रहा तो फिर पूरा कोर्स इसमें निकल जाएगा। बहुत है बस। बूटस्ट्रैप बहुत है, जिस तरह बूटस्ट्रैप यूज करेंगे टेलविंड भी वो कुछ इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि कैसे यूज होगी। अच्छा, एनिमेशन के लिए भाई हम यूज कर लेंगे CSS एनिमेशन के नाम से एक पैकेज लाइब्रेरी है। ठीक है भाई, फॉन्ट ऑसम का मैंने आपको बताया था, किस लिए है, आइकन्स के लिए। ठीक है भाई, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम देख लेंगे। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है, सब आसान आसान है। तो पहले क्या देखें। अच्छा, चले पहले हम देख लेते हैं जो भी होता है। क्या कह रहे हैं, साइट के लिए कंटेनर, क्या डिव। हाँ, तो वो रखते हैं बिल्कुल। तो आप क्या करें, बूट स्टेप में होता है कंटेनर जिसकी आप बात करें ना, वो एक क्लास होती है। तो बूट स्टेप में उसको फिक्स विद दी हुई होती है। हाँ, तो वो आप अपना खुद भी बना सकते हैं। वो पीछे चैप्टर में था ना, फिक्स विद लेआउट था एक, और एक लिक्विड लेआउट था। फिक्स विद लेआउट में ये है कि आप अपनी मर्जी से एक फिक्स विद दे देते हैं, 1000 दे दें, 1200 दे दें, 1300 दे दें, जो भी आपको देनी हो, जिसमें आपको सही लगे कि भाई आप इतना करके बाकी के जो इसकी छोटी जो डिवाइसेस हैं आप उस पर रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो उतनी विद आप सेट कर देते हैं उसकी वेबसाइट की, ताकि कोई भी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन से आए तो फिर उस पर ना मसला ना हो, आपकी वेबसाइट सेंटर में नज़र आ रही हो। अच्छा भाई, तो फॉन्ट ऑसम बता देता हूँ पहले, ये छोटी सी चीज़ है। ये वन ऑफ द बेस्ट है, नंबर 1 है, सब यही यूज करते हैं, और भी होंगे लेकिन ये बेहतरीन है। तो रिएक्ट पे चलेंगे ना, पे चलेंगे। ठीक है भाई, तो अब मिसाल के तौर, अच्छा इसको लगाएंगे क्या, सबसे पहले इसकी डॉक्स में आ गए आप, डॉक्यूमेंटेशन में आ गए, डॉक्स में वेब सेलेक्ट किया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे रहा है स्टार्ट विद अ किट, या आपने कर देना है। ठीक है भाई, गेट स्टार्टेड में आ गए, सेटअप अ किट।
ये बोल रहा है भाई मुझे अकाउंट चाहिए, अकाउंट बनाना लाजमी होता है। सीडीएन फिर वो ढूंढना पड़ेगा, ये इसका अच्छा तरीका जो ये रिकमेंड कर रहा है तो इसी से करें ताकि इसके जो लेटेस्ट वाला आइकन है वो भी सपोर्टेड हो। सीडीएन आपको हो सकता है पुराने किसी वर्जन का मिल जाए। हम्म, फिर वो आपको स्क्वायर बना के दिखा देता है, बोलता है लो भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आएंगे आप और देखिए मैंने एक पहले से किट बनाई हुई है, तो वरना आप यहाँ क्या करेंगे, ऐड न्यू किट। अब ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या शामिल है, कि इसमें 26,107 आइकन्स है और सारी चीज़ें बाकी आपको बता रहा है। और ये बोल रहा है कि भाई ये मैं पैसों के दूंगा, लेकिन मैं आपको $99 पर ईयर, ये बात। अच्छा मुझे लग रहा है ये एक किट अलाउ है, और ये यही बोल रहा है कि ऊपर क्या बोल रहा है कि यू यूज योर वन अलॉटेड किट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो किट है इसमें जाते हैं और ये रहा इसका जावास्क्रिप्ट का लिंक। ठीक है, मेरे ख्याल से CSS का नहीं दे रहा है, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का दे रहा है, तो हमने इसको कॉपी किया, क्रिएट न्यू करके डिलीट करके बना दो, दोबारा नहीं बनी तो दोबारा नहीं बनी, बन तो जाएगी, बन जानी चाहिए। ऐड न्यू किट करना है, बस बन गई, इतना मुश्किल काम था, देख रहा हो। ठीक है भाई, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करा और बन गई किट। और ये आपने जो है ना हेड में आके कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है भाई, लिंक स्क्रिप्ट का लिंक दे रहा है, ये जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहा है ये आइकन्स के लिए ना। अच्छा, अब यूज कैसे करना है इसको भाई, कि आप सर्च करेंगे आइकन्स, यहाँ पे आ जाए ऊपर वाला जो टैब है ना आइकन्स। मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई मुझे फेसबुक का आइकन लगाना है। ठीक है, तो जितने भी आइकन है ये आगा, मिसाल के तौर पे ये वाला लगाना है, तो अब आप देखेंगे ये आपको कोड देगा ये वाला। अगर HTML में लगाना है तो ऐसे, रिएक्ट में लगाना है तो उसका भी बता रहा है, सबका बता रहा है। कॉपी कर लिया, बॉडी में आके मैंने पेस्ट किया इस कोड को, और देखते हैं चला के कि नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है भाई? ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये काफ़ी सारे आइकन्स हैं, इनमें से जो भी चाहें आप लगाएं। ठीक है, डाउनलोड ही तो किया। डाउनलोड ऐसे होगा कि फिर उसके लिए जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी, तो इस वजह से अभी वो नहीं बताया मैंने। इस लिंक पे जाएं, जावास्क्रिप्ट कॉपी करें, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाए। आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे बनेगी वो भी बताना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट चलती कैसे वो भी बताना पड़ेगा, तो इस वजह से लंबी हो जाएगी। तो बस लिंक बनाएं और शुरू हो जाए। क्या आइकन नहीं गायब क्यों होगा? इसमें जो भी लगाना है, अब देखें आप, इसमें से हम लगाते हैं कौन सा वाला, ये वाला। कॉपी किया आपने इसको, हाँ नेट नहीं चलेगा तो गायब ही होगा, और अगर नेट नहीं चलेगा तो आपकी वेबसाइट भी कोई कैसे यूज कर सकेगा, ये भी चीज सोचनी है ना हमें। हाँ क्या रॉकेट था ना, वो चला गया। आई का टैग है ना, आई का टैग क्या होता है, तो इनलाइन आएगा। क्या कह रहे हैं? अच्छा, हो सकता है ये वो प्रीमियम हो, प्रीमियम, हाँ देखो प्रो है ना, देखो तो ये प्रो जो लिखा हुआ है इसकी वजह से नहीं आ रहा है। हाँ ये पैसों वाला है, खुद कैसे बनाओगे? ये वाला फ्री है, जिसपे प्रो लिखा हुआ होगा वो पेड है, ऐसे पता चल जाएगा आपको। ठीक है भाई, तो हमने ये लगाया और ये आ गया आपके पास। सही है भाई, इसके कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके आपने इसका दे दिया कलर। ठीक है भाई,
इसको आप जो भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, विद हाइट भी कर सकते हैं बिल्कुल। इसका फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज, ठीक है भाई। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं आइकन्स। हाइट भी इतनी होगा, ये एक तरह का ना कंटेंट है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट आइकन बना हुआ है ये, ठीक है भाई, क्लियर है। एसवीजी जो है ना वो वेक्टर होता है, और उसका देखिए ये भी ना एसवीजी ही है, एसवीजी जैसी परफॉर्मेंस है इसकी भी। और एसवीजी को आप विड्थ वगैरह हाइट वगैरह देके जितना बड़ा करते हैं उसके पिक्सेल्स वगैरह नहीं फटते, लोड फास्ट होता है, और वो कोड से बनी हुई इमेज होती है। अच्छा, इसको हम करते हैं अब लॉग आउट, और हम ही देख लेते हैं। animate.css, animate.style और animate.css लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है भाई। एनिमेशंस के लिए इस्तेमाल करें। ये आपने लिंक कॉपी किया इसका CSS की फाइल का, CDN, और ये आपने पेस्ट कर दिया, सही है भाई। क्या है CDN का वर्जन है मतलब? वो तो इसके लाइब्रेरी के होंगे ना। CDN का मतलब क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जो अब देखिए CSS की फाइलें जो मैंने लगाई, लेकिन ये मेरे पास नहीं है, ये इनके सर्वर पे रखी हुई है। हाँ, तो वो इस लाइब्रेरी का वर्जन है, वो इस लाइब्रेरी का ये वाला वर्जन चल रहा है अभी इस लाइब्रेरी का। इसी के आइकन नहीं, ये एनिमेशन है। आइकन वाली तो फॉन्ट ऑसम है ना, ये एनिमेशन लाइब्रेरी है। और यहाँ पे जो भी एनिमेशन आपको नजर आ रही है, देखिए ये बाउंस है, ये फ्लैश है, ये पल्स है, रबड़ बैंड, ठीक है। अच्छा, अब आप लगाएंगे कैसे, इसका तरीका इसने बताया हुआ होगा नीचे आपको। ये रहा भाई, ये आपने कॉपी किया, आपने आके यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है भाई। इसमें अपना टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है भाई। इसको अब हम चलाते हैं, ठीक है भाई, चल रहा है। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगाएं। खुद से बनाते नहीं, खुद से आप बनाने बैठेंगे तो 2-3 एनिमेशन सीखने में आपको 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है, अब ये बनी बनाई हम यूज कर रहे हैं, ये भी CSS की फाइल है, CSS पे ही बनी हुई है। ये जितनी भी एनिमेशन हम यूज कर रहे हैं ना, CSS में ही बनी हुई है। वो फिर जावास्क्रिप्ट से होता है, CSS से भी होते हैं, हाँ, की फ्रेम्स होते हैं, उससे आप लगा सकते हैं। और ये लाइब्रेरी में भी हो सकता है कोई ऑप्शन हो लूपिंग वाला, ठीक है। बाकी देखिए कोई भी आपको लगाना है इसमें से, आप उसको पहले यहीं पर ही टेस्ट करें। यहाँ से इसकी क्लास कॉपी की और यहाँ पे आपने अपने एलिमेंट पे आके वो क्लास दे दी। अच्छा, पहले वाली क्लास रहेगी वो फिक्स्ड है, और ये आखिरी वाली क्लास जो है ये आप दे देंगे कॉपी करके। अब तो ये वाली साइट लोड होगी तो एक ही बार चलेगी, बार बार चलाना है तो फिर उसकी ना ट्रैकिंग होती है कि भाई अब यूजर किस सेक्शन पे आ गया है। अभी यूजर टॉप पे था, अब नीचे आ गया है, तो फिर चलानी है, तो उसमें फिर जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है भाई, आसान ही है। नहीं भाई, ये एक CSS की फाइल है, ये पता है क्या है? देखो मैंने एक CSS की फाइल बनाई, style.css। CSS की फाइल में आया, मैंने यहाँ पे कहा भाई डॉट रेड कलर रेड, मैंने एक लाइब्रेरी बना दी। मैंने क्या लाइब्रेरी बना दी कि भाई मैं बोल रहा हूँ रेड क्लास यूज करो, आपका हेडिंग टेक्स्ट में रेड कर दूंगा,
ये मेरी लाइब्रेरी बन गई। अब मैं अप्लाई कैसे करूंगा भाई? लाइब्रेरी मैंने लिंक लगाया सबसे पहले इसका फाइल का, style.css क्यों नहीं करेगी? अच्छा चलो, मतलब पता नहीं क्यों नहीं करेगी भाई। तो मैं देखें इस पे रेड लिखा और ये रेड कलर अप्लाई हो गया। तो यही सेम काम इसमें हो रहा है लाइब्रेरी में, कि इसने पहले से ही सीएसएस में एनिमेशन की क्लासेस बना के रखी हुई हैं। आप क्या करना है, सिर्फ क्लास लगा रहे हैं। देखिए ये एक क्लास, ये दो क्लास पहले से बना के रखी हुई है। बस आप देखें, आप जैसे ये वाली क्लास मैंने लगाई थी ना, अब इस लिंक पे जाके मैं इसको ढूंढता हूँ। देखिए मैं इस सीएसएस में आ गया, मैंने सर्च की, यहाँ पे क्लास आ गई भाई यहाँ पे। अच्छा इसको मैं अगर अपने पास ले आऊँ इस फाइल में, यहाँ से मैं ये वाला लिंक हटा रहा हूँ, ये लिंक मैंने हटा दिया इसका, सही हटा दिया। चलेगी नहीं चलेगी? अब सिर्फ रेड कलर चल रहा है। तो अब मैंने क्या किया, वहां से सारा कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको अपनी फाइल में कॉपी पेस्ट कर दिया। कितनी लाइन है? 4385। तो इतनी सारी चीजें देखो की फ्रेम से यूज किए हैं इसने ये सारे। ठीक है भाई, तो अब आप देखेंगे मैं इसको चलाऊंगा तो चल जाएगी। ठीक है भाई, पहले वो फाइल उनके सर्वर पे पड़ी हुई थी, अब मैंने इसको सारी फाइल के कोड को कॉपी करा और अपने पास फाइल बना ली। ठीक है भाई, की फ्रेम देखें ऐसे ही बनाते हैं। देखिए ये वही वाली बात है बॉक्स शेडो वाली ना, कि अगर आप बोले यार कि ये बॉक्स शेडो है, ये मुझे बना के दिखा दो, तो वो एक मुश्किल काम है, वो नहीं बनेगा आपसे कभी भी। अच्छा तो आप बने बनाए ही यूज करेंगे, तो की फ्रेम भी हम बने बनाए ही उठाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसमें एक्सपर्ट बनना है तो आप इसमें 1 हफ्ता 2 हफ्ते लगाने पड़ेंगे, तो फिर जाके आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे कि भाई कितने % पे क्या चलाना है, तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं किस पे, बूट स्ट्रैप पे या मीडिया क्यूरी पे आए पहले। चलो पहले मीडिया क्यूरी पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, हमारा सीएसएस एनिमेशन हमने देख लिया, फॉन्ट असम देख लिया, अब हम देखते हैं मीडिया क्यूरी। अच्छा आप कुछ भी यूज ना करें ना और सिर्फ मीडिया क्यूरी इस्तेमाल करें, तो सिर्फ मीडिया क्यूरी से आपकी वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव बन जाती है। देखिए ये होती क्या है कि यार आपके पास जो है ना अभी ये एक पेज है और उस पे मैं बोलता हूँ आपको ये पेज बनाना है, बना लेंगे? बना रहे हैं ना भाई। मसला क्या आ रहा है, जब ये पेज मोबाइल पे खुलता है खराब नजर आता है, सही नजर नहीं आता। ठीक है, तो मीडिया क्यूरी क्या करेगी, आपको डिवाइस इतनी करके दे देगी कि ये लो भाई मैंने डिवाइस इतनी कर दी, अब आप इस डिवाइस के हिसाब से बनाओ। पहले आप बड़ी स्क्रीन के हिसाब से बना रहे थे ना, अब आप इसके स्क्रीन के हिसाब से बनाओ। अब आप इसके हिसाब से बना देंगे, फिर एक और आप कंडीशन लगा देंगे कि भाई अब मैंने आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी कर दी, अब आप इसके हिसाब से बनाओ। तो वो ब्रेक पॉइंट्स दे देगी आपको कि पहले आपने डेस्कटॉप के लिए बना ली, अब आप टैबलेट के लिए बना लो, अब आप मोबाइल के लिए बना लो। बनानी हमें खुद ही पड़ेगी। ठीक है भाई, और हम अगर डेस्कटॉप के लिए बना सकते हैं तो उनके लिए भी बना सकते हैं। अगर आपके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं, इतनी बड़ी स्क्रीन है, मैं बोलता हूँ भाई आप वेबसाइट बनाओ, तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं क्योंकि स्क्रीन आपके सामने है, स्क्रीन का साइज आपके सामने है। तो मीडिया क्यूरी आपको ये ब्रेक पॉइंट लगा के देती है, कंडीशंस आपको देती है, जिससे आपको पता चल जाता है स्क्रीन का साइज क्या है। ठीक है, मेरे पास एक डिव है। अच्छा अभी मैं सब खत्म कर रहा हूँ। विड्थ को हम कर देते हैं 100%। ठीक है भाई, और हाइट को हम कर देते हैं 500, और इसको हमें देना पड़ेगा स्काई ब्लू। नजर ही नहीं आएगा ये, तो ये आएगा। अच्छा हमने लिंक हटा दिया ना, बल्कि लिंक तो लगा हुआ है। अच्छा बैकग्राउंड कलर आएगा,
जीता होगा भाई आप लोग तो। ठीक है भाई, ये आ गया भाई, इसको ले आते हैं बिल्कुल हम 100 पे, ये आ गया 100। अच्छा, अभी जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर मैं आपको वेबसाइट बनाए तो आप बड़े आराम से बना देंगे। अच्छा, अब मीडिया क्यूरी क्या करेगी, मीडिया क्यूरी के आप जो है ना ब्रेक पॉइंट बनाएंगे। मीडिया स्क्रीन ओनली होता है ना, क्या होता है देन, मीडिया ओनली स्क्रीन होता है। ठीक है भाई, या इसमें हम दे देते हैं मैक्स विद या मिन विद। मैं इसको बोलता हूँ भाई 500 px हो जाए तो ये चला देना। अच्छा, यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है भाई, तो अब ये मैंने क्यूरी लगाई है मीडिया क्यूरी की, इसका मतलब ये है कि भाई जब स्क्रीन का साइज 500 px से कम हो जाए तो आप इसको रन कर देना, इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है ना उसको चला देना। तो मैं इसके अंदर लिख रहा हूं मेन बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, सही है भाई। रीलोड किया, अप्लाई क्यों नहीं हुआ, सीएसएस तो कैस्केड है ना, पहले ऊपर वाला चलता है फिर नीचे वाला, तो नीचे वाला क्यों नहीं चला, क्योंकि ये जो हमने क्यूरी लगाई है ना ये कोड को जब ही चलाएगी जब स्क्रीन 500 से कम हो जाएगी। ठीक है भाई, चेक करते हैं चला के। ठीक है भाई, लगाई, देखिए अभी स्क्रीन इतनी है, जैसी स्क्रीन 500 से कम होगी चल जाएगा, बड़ी होगी वापस चढ़ जाएगा। ठीक है भाई, ये मीडिया क्यूरी का काम है। मिन विथ का मतलब ये होता है कि जब स्क्रीन 500 से बड़ी हो तो ये चला देना। तो अब देखें यहाँ पे मैंने मिन विथ लगाई तो ये नजर आएगा। ठीक है, मिन विथ का क्या क्या मतलब है कि भाई 500 से बड़ी हो, मैक्स विथ का क्या मतलब है 500 से छोटी हो। ठीक है, तो इस तरह कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं हमारे पास। अगर हम गूगल करें भाई मोबाइल रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स 2023, ठीक है, तो इसमें देखें इन्होंने कुछ मेंशन किए हुए हैं कि भाई आप मोबाइल स्क्रीन देखना चाहें तो वो दो तरीके की है, एक 360 बाय 360 बाय 640 हो सकता है, 375 हो सकता है। अच्छा, हाइट हम नहीं देखते ना कि हाइट जो है सबकी ऑटो ही होती है, चाहे वो जितनी कोई सी भी स्क्रीन आ जाए हाइट उसकी ऑटो है, मतलब हाइट उसके पास स्क्रॉलेबल है, जितनी भी स्क्रॉल करता जाए हाइट बढ़ती जाएगी। विथ से हम रिस्पॉन्सिव करते हैं वेबसाइट को। तो आईफोन एक्स की बता रहे हैं, पिक्सल 2 की, तो काफी सारे बता रहे हैं। अच्छा, बूट स्टेप भी ना कुछ ब्रेक पॉइंट्स आपको बता रहा है, वो काफी अच्छे होते हैं जो मैंने आपको उस दिन दिखाए भी थे। ठीक है, किसमें थे वो, लेआउट में, या में ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, तो एक क्या है भाई 576, तो इसको हम कर दें 576 मैक्स विथ, कि भाई 576 से छोटा हो तो ये अप्लाई हो जाए। पूरी मीडिया क्यूरी मैंने कॉपी की, एक और बार लगाई। अच्छा, इसके अंदर एक लगा दी ना आपने, मल्टीपल सीएसएस लिख सकते हैं जितनी मर्जी चाहे आप ना किसी भी एलिमेंट को। दूसरा ब्रेक पॉइंट क्या है भाई, अब ये बोल रहा है कि 576 से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, मिन विथ। ठीक है भाई, उसके बाद एक और लगाया यही सेम 768। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है 992। ये रेंज ही तो दे रहा है, एक ही में रेंज नहीं होती ना, अलग अलग से होते हैं। अब ये जैसे मैंने ये लिखा 576 से लेकर 768, तो 576 ऊपर ये चलेगा, 5 जैसे 768 से ऊपर जाएगा ये चल जाएगा, तो ये रेंज हो गई, एक साथ नहीं लगा सकते रेंज। 992। ठीक है भाई, तो एक और क्या है 1200 भाई, इतनी लगाते हैं।
तो हम एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए सबका कलर अलग अलग कर देते हैं। इसका हो गया ऑरेंज, इसका हम क्या कर देते हैं रेड, इसका क्या कर दें ब्लू, इसका कर देते हैं पिंक और पर्पल। ठीक है भाई, तो अब चला के देखते हैं। पहले क्या आ रहा है पर्पल। तो हमने क्या बोला कि जब 1200 से बड़ी स्क्रीन हो तो पर्पल आएगा। तो जिस स्क्रीन को अभी हम यूज कर रहे हैं ये 1200 से ज्यादा है, तो इस वजह से पर्पल आ रहा है। ठीक है, पर्पल आ रहा है। क्या हो गया ब्लू हो गया। ठीक है, ऑरेंज लास्ट तक, ऑरेंज से हमने कोई कम नहीं करा। अच्छा, ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ कलर चेंज करके दिखा दिया, तो कलर चेंज नहीं करना रिस्पॉन्सिव करने के लिए, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो आप क्या करेंगे कि यार मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई है, अब आप इसको टेस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। पे क्लिक क्यों नहीं होता, राइट क्लिक यहाँ पे होगा। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को ना इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे आपने ये करा, आप बोल रहे हैं यार ये इमेज अच्छी नहीं लग रही मुझे इस तरह से ना, मैं चाहता हूँ जब मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी हो तो एक लाइन में 4 नहीं 2 नजर आए मुझे। तो आप क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी पे आके उसकी विड्थ को बढ़ाएंगे और उसको एक लाइन में 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ देखेंगे क्या ये टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा मुझे इस वाली स्क्रीन के साइज पे, तो आप क्या करें, मीडिया क्वेरी का ब्रेक पॉइंट लगाया और उस पर इस टेक्स्ट को और छोटा कर दिया या पैडिंग बढ़ा दी या विड्थ बढ़ा दी। ठीक है, तो इसी तरह से ये सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हैं यार इस स्क्रीन पे 3 नजर आने चाहिए, 2 नजर आने। ठीक है, तो कैसे नजर आएंगे, इनलाइन ब्लॉक करा हुआ है अब इन्होंने इसको, ताकि डिव जो है वो एक लाइन में नजर आए और अगर लाइन खत्म हो जाए तो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और इसकी एक फिक्स विड्थ दी हुई है कि भाई 300px 400px। तो आप क्या करेंगे, इस ब्रेक पॉइंट पर आके मीडिया क्वेरी में इसकी विड्थ बढ़ा देंगे या कम कर देंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए आपके हिसाब से। ठीक है, मैं समझ में आई मीडिया क्वेरी। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें ना 2-3 चीजें और भी होती हैं, वैसे इसमें यही यूज होता है सबसे ज्यादा, इसके अलावा इतना कुछ नहीं है इसमें। बाकी इसमें ओरिएंटेशन भी होती है स्क्रीन की, पता नहीं चले ना चले, देख लेते हैं क्या है W3 स्कॉल से। हाँ, इतनी यूज नहीं होती लेकिन है तो देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमने अभी बनाई मीडिया ओनली स्क्रीन एंड। ठीक है, और इसमें मैक्स विड्थ दी हुई है, तो मैक्स विड्थ का मतलब ये यहाँ पे 600 से छोटा होना चाहिए, तो ये चल जाएगा। देखिए अभी तक ये चीजें ये बता रहा है, और इसके अलावा मीडिया क्वेरी के अगर देखें ओरिएंटेशन बता रहा है कि आपकी डिवाइस की जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। तो लैंडस्केप होगी तो ये वाली सीरीज चलेगी, पोर्ट्रेट होगी तो दूसरी कोई लगाना चाहे तो वो चलेगी। तो पता चल जाएगा ना कि लैंडस्केप है या क्या है। विद अगर डिवाइस की विद ज्यादा होगी, हाइट कम होगी तो वो लैंडस्केप है। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं आप किसी वेबसाइट को और उसको लैंडस्केप पे लेके जाते हैं मोबाइल को, तो वेबसाइट को भी पता होता है, वेबसाइट भी हो जाती है ना लैंडस्केप पे। तो ये वो वाली चीज है। ठीक है भाई, अब ये भी चीज वही है, बस इन्होंने एक वही चीज हमें बताई ना। तो मीडिया क्वेरी में बस ये था। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। बहुत कहाँ है, बोर्ड स्टेप रह गया। चलो फ्लैक्स पढ़ लेते हैं सही, ताकि आप बुध तक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाओ। असाइनमेंट में ऐड कर दूंगा कि रिस्पॉन्सिव चाहिए। फॉन्ट्स के लिए रैम यानी फॉन्ट उसका भी इस्तेमाल करेंगे आप, उसका CDN आगे कॉपी पेस्ट कर लेंगे फिर चलें। उसकी क्लास को टारगेट कर लेंगे इस मीडिया क्वेरी के ऊपर, समझ रहे हैं। जैसे भाई देखिए, जो मीडिया क्वेरी लिखी है ना, आप इसके अंदर कुछ भी CSS लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करें या मेन लिखाएं। कोई भी क्लास हो, कोई भी स्टाइल हो, कोई भी सेलेक्टर हो, सब CSS पूरी CSS यहाँ पे आप लिख सकते हैं।
बस ये चलेगी नहीं। कब चलेगी? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। सिंपल है ये। एक वेबसाइट को बिल्कुल बिल्कुल जो आपको जरूरत हो, आप अपनी वेबसाइट को उस डिवाइस पे खोलें और वहां पे देखें कि क्या चीज जो है वो जो सही नहीं है, आप उसको वहां पे सही कर दें ब्रेक पॉइंट लगा के। अगर टेक्स्ट बड़ा हो रहा है उसको छोटा कर दें, अगर डिव बड़ा हो रहा है उसकी विड्थ को छोटा कर दें। तो इस तरह से चीजें देखते हुए हम चलते हैं आगे। नहीं नहीं वो बढ़ जाएगी फिर उससे आगे। देखिए मोबाइल को आप लैंडस्केप करते हैं ना तो वो विड्थ बढ़ जाती है, लैंडस्केप वाली लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है भाई, तो अब हम शुरू करते हैं फ्लैक्स बॉक्स। छोटी छोटी चीजें हैं यार, बड़ी नहीं है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है ना भाई, जल्दी जल्दी कमाना है, डॉलर आपका इंतजार कर रहे हैं, नहीं कमाने। भाई एक फंक्शनैलिटी कहाँ दे रहे हैं, इसमें स्टाइलिंग दे रहे हैं। तो आप देखिए एक CSS के पेज में अपने ब्रेक पॉइंट्स बना लिए 4 से 5, अब जितनी भी देनी है उसमें देते रहे। अगर दूसरे पेज पे जाएंगे वहां भी 4 से 5 बना ले। हर मोबाइल की नहीं भाई, देखिए 4-5 काफी होते हैं, 4-5 ऐसे होते हैं जो काफी होते हैं, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, इसी में सब हो जाता है कंट्रोल, रिस्पॉन्सिव है। भाई अभी मैंने क्या बताया आपको कि यार ये मेरी वेबसाइट है, मैंने इसको इस स्क्रीन के डिवाइस पे खोला हुआ है और यहाँ पे आपको लग रहा है ये इमेज खराब हो रही है, तो सिर्फ आप उस चीज को सही करेंगे, बाकी जो सही है वो सही है। किसी एक ने सबमिट किया अपना असाइनमेंट, अगर 24 आपने पिक्सल दी भी है ना लेट्स सपोज को, तो आप मीडिया क्यूरी के हिसाब से उसको 12 पे ले आएंगे, अपने यूज केस के हिसाब से उसको सेट कर लेंगे। सिर्फ स्टाइलिंग चेंज, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए आपको लिखना पड़ जाए। ठीक है, अब अभी आपके सामने स्लाइडर नजर आ रहा है जिसपे ये अच्छा सा बर्गर बना हुआ है। ठीक है भाई, अब आप चाहते हैं यार मोबाइल स्क्रीन पे ये नजर ना आए, आप क्या क्लाइंट चाहता है ये सिर्फ डेस्कटॉप पे नजर आए, मोबाइल पे और महंगा वाला बर्गर नजर आए। ठीक है भाई, तो अब आप क्या करेंगे, मीडिया क्यूरी लगाएंगे कि यार अगर मीडिया की साइज 600 से या जो भी ब्रेक पॉइंट बने उससे कम हो जाए तो इस वाले को करो डिस्प्ले नन और दूसरे वाले डिफ को करो डिस्प्ले ब्लॉक जो पहले से नन था। तो इस तरह हाइट शो वाले काम भी हो रहे होते हैं कि भाई डेस्कटॉप पे ये नजर आ रहा था, मोबाइल पे ये नजर आ रहा है, मोबाइल पे हमने इसको हाइड करा दूसरा शो कर दिया, तो इस तरह से भी होता है। यूआरएल तो फिर पेज चेंज हो जाएगा ना पूरा, इमेज का यूआरएल भी हो सकता है लेकिन वो फिर जावास्क्रिप्ट से होता है, सीएसएस से नहीं होगा। सीएसएस से आप क्या कर सकते हैं, उसको हाइट शो कर सकते हैं, जो डिस्प्ले की हमने प्रॉपर्टी देखी ना, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक, तो इससे ये काम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे मेन्यू नजर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा ये शो हो रहा है, तो शुरू में इसका डिस्प्ले नन हुआ हुआ है और बटन के क्लिक पे शो हो रहा है, लेकिन ये जो क्लिक हो रहा है ना ये काम जावास्क्रिप्ट से होगा, सीएसएस से नहीं होगा। ये भी जावास्क्रिप्ट से, इसमें टाइमर लगा हुआ है वो चले आ रहा है, ये काम भी जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। तो बूटस्ट्रैप में ये बना बनाया आपको मिल रहा है, जावास्क्रिप्ट से पहले आप बूटस्ट्रैप को यूज करके ना ये सारी चीजें आराम से कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा आप देखें जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, मीडिया क्यूरी, बूटस्ट्रैप। अच्छा बूटस्ट्रैप क्या है, अभी हम मीडिया क्यूरी पढ़ी हमने, हम पढ़ेंगे फ्लैक्स बॉक्स, दोनों चीजें हमने पढ़ ली। अब बूटस्ट्रैप क्या करेगा, बूटस्ट्रैप ये चीजें बनी बनाई देगा हमें, वो लाइब्रेरी है।
अब जैसे मैंने ये 5 मीडिया क्वेरी बनाई ना, बूटस्ट्रैप क्या बोलेगा कि आप 5 ही ना बनाओ, ये मैंने बना के रख दी है ऑलरेडी, आप सिर्फ क्लास लगाओ। आपका काम है क्लास लगाना, मीडिया क्वेरी मैंने बनाई हुई है, ये बूटस्ट्रैप बोलता है। इसी तरह फ्लेक्स बॉक्स हम पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह लगाएंगे। बूटस्ट्रैप बोलता है आप वो भी नहीं करो, वो भी मैंने कर दिया है, आप बस क्लास लगाओ और यूज करो। तो ये लाइब्रेरी का फायदा होता है कि लाइब्रेरी में चीज जो है ना आपको पहले से ही बनी बनाई मिल जाती है, बस आपने उसको यूज करना है, क्लास देनी है यूज करना है, क्लास देनी है यूज करना है। स्लाइडर इन्होंने भी हो सकता है बूटस्ट्रैप का लगाया, वो ये अपना बनाया उन्होंने, ठीक है, फिगर का भी लगा हुआ है, और ये कैरोसेल चल रहा है बूटस्ट्रैप का लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने भी अपनी वेबसाइट में बूटस्ट्रैप यूज की हुई है। अगर हम हेड में आके देखें तो वो शायद यहाँ पे हमें नजर आए, तो देखिए इन्होंने बूटस्ट्रैप के ना लिंक यहाँ पे लगाए हुए होंगे। देखिए आइकन कौन से यूज किया है इन्होंने, फॉन्ट ऑसम के, ठीक है भाई, यही अभी आपको बताए फॉन्ट ऑसम का आइकन। सो रहे थे अभी तो करा, रिकॉर्डेड है भाई, रिकॉर्डेड है, दोबारा वीडियो देख लेना। अच्छा अब आप देखिए भाई, ये जो वेबसाइट है ना, अगर आप थोड़ा दिमाग से बनाए ना, तो चाहे तो पूरी भी छपाई हो सकती है, लेकिन वो नहीं करनी है। जहां आपको लगे कि यार ये बटन बनाना है आपको, या आपको देखिए दूसरा वाला जो मैंने, जैसे ये वाला बटन बनाना है, तो अब आपने इंस्पेक्ट करा तो कहीं और चला गया, आपने इंस्पेक्ट किया इस पे, ठीक है भाई, कहाँ जा रहा है, इसको सेलेक्ट किया आपने, कर्सर को बटन के ऊपर लेके आए, तो ये आ गई आपके पास बटन की स्टाइलिंग, ठीक है भाई। इसका कलर ये है, इसको पैडिंग इतनी इतनी दी हुई, देखें पैडिंग हटा दूं अगर मैं, तो पैडिंग हट जाएगी बटन के ऊपर से। फॉन्ट साइज भी कम कर दें, इसका फॉन्ट साइज भी हट गया, फॉन्ट वेट भी हट गया, कलर भी हट गया और ब्लू कलर का हो गया। तो ये चीजें इसकी लगी हुई है, इससे आइडिया ले लें आप कि भाई ये वाली हम उठा के लगाएंगे तो बन जाएगी हमारी। तो कलर वगैरह इसका ये आ गया भाई। बॉर्डर रेडियस हटा दें तो बटन ये वाला बन गया। तो जितनी भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी नजर आ रही है ना, सारी आपने पढ़ ली है। अब ऐसा ही है, बैकग्राउंड कलर आपको पता है, बॉर्डर रेडियस आपको पता है, बॉर्डर आपको पता है, ठीक है भाई, बॉक्स साइजिंग आपको पता है, डिस्प्ले आपको पता है, टेक्स्ट लाइन आपको पता है, जो भी यहाँ पे नजर आ रही। अब देखिए फ्लैक्स यूज किया हुआ है, यह भी आपको नहीं पता, फ्लैक्स डायरेक्शन फ्लैक्स, ठीक है, जो भी यहाँ पे चल रहा है। एरो क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, एरो इन्होंने जेड इंडेक्स से बनाया हुआ होगा, ठीक है भाई। देखिए ए का टैग है और यहाँ कहीं जो है ना इन्होंने एरो बनाया हुआ होगा, जिसको इन्होंने पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह देके रख दिया होगा बटन के ऊपर, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम दूसरी वेबसाइट से आइडियाज भी ले सकते हैं क्या इन्होंने किस तरह बनाया हुआ है, और फिर हम उसको किस तरह बनाएं। सिंपल, अभी जो लगा के दिखाया आइकन, आइकन लगाओ, आइकन के अंदर ही पैराग्राफ लिख दो, आइकन को पैराग्राफ के अंदर रख दो, तो फिर CSS से उसको स्टाइल दो, मार्जिन दो, पैडिंग दो, टेक्स्ट अलाइन दो, ठीक है भाई। स्पैन के टैग में रख के उसका ग्रुप बना दो, मार्जिन टॉप दे दो, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, मार्जिन बॉटम दे दो, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा आइकन, ठीक है। पोजीशन अलग चीज है। देखिए ये मैं आपको बना के दिखाऊं, बना दूं, ये बनाओ, बना लेंगे। मैं जो है ना, चले आपको सिर्फ हेडर का आइडिया दे देता हूँ, सही है। हेडर जो है ये
क्या बना दे? अच्छा भाई देखें भाई, डिव आ गया हमारे पास, इसको क्लास दे दी हेडर, इसमें क्या है, एक इमेज है, ठीक है भाई। इमेज का करा मैंने, यही वाला लिंक उठा लेते हैं इमेज का ना, हम कैसे उठाएंगे भाई, इस पे गए, ये आ गया इसका यूआरएल, ये किया हमने कॉपी, और इन्होंने कितना साइज दिया हुआ है, इसको 140px की विड्थ दी हुई है, ठीक है भाई। इसको हमने किया पेस्ट, और इसको हमने विड्थ दे दी 140px, ठीक है भाई। CSS में आ गए, हमने कहा भाई हेडर, हेडर को इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, हेडर को इन्होंने हाइट वगैरह, चलो हाँ हाइट अपनी मर्जी से रख देते हैं। फिर इसकी 100% है, वैसे तो डिफॉल्ट है लेकिन फिर भी हमने दे दी। बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक है, ठीक है भाई। हाइट इसकी 40px है, ठीक है भाई। देखते हैं क्या नजर आ रहा है, ठीक है। हाइट हमने बहुत ही कम रख दी, तो हाइट इसकी हम करते हैं 100px, ठीक है भाई, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, हम बॉडी से जो है वो मार्जिन हटा देते हैं ताकि साइडों में जो स्पेसिंग आ रही है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है भाई, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो इमेज है इसको थोड़ा सेंटर में लेके आना है। अच्छा, वैसे आप जब पैडिंग देंगे तो उससे भी हो सकता है ये सेंटर में हो जाए। पैडिंग आप लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से दे दें 10, लेफ्ट राइट से दे दें 20, या लेफ्ट राइट से इन्होंने ज़्यादा दी हुई है तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई लेफ्ट राइट से ज़्यादा दे दें, ठीक है भाई। अच्छा, इसके और भी तरीके हैं कि अगर आपने इसको सेंटर में लेके आना है इमेज को, अच्छा पैडिंग से ना उसकी हाइट ज़्यादा हो गई है, ऐसे ही, तो चलो ये हम हटाते हैं पैडिंग, बल्कि ये वाली लगे रहने देते हैं, ये सही है, ठीक है भाई, इतनी सही है। अच्छा, अब हमें लोगो लेके आना है सेंटर में, तो वैसे तो ये फ्लैक्स से इतनी आसानी से आता कि बिल्कुल बेहतरीन फौरन से आया था, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से इसको सेंटर में कैसे लाएंगे। अगर हम इमेज पे देख लें कि अगर वर्टिकल अलाइन चल जाए तो लगा देंगे, ठीक है भाई, नहीं चल रहा। अच्छा, इसके अलावा ये जो ये वाला डिव अंदर वाला, इसके पास भी हाइट होनी चाहिए 100%, ठीक है भाई, ताकि ये फुल हाइट ले ली, देखें इसने, ठीक है भाई। इसके अलावा वर्टिकल अलाइनमेंट जो है ना, ये फ्लैक्स से बहुत अच्छी होती है, वरना आप फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पे अलाइन सेल्फ भी एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो शायद फ्लैक्स की है या नहीं, फ्लैक्स की है ये भी, चलो इसकी खैर है, हम अभी ये यूज नहीं कर रहे क्योंकि फ्लैक्स हमने नहीं पढ़ा, तो हम बोलते हैं ऊपर से हमारी हाइट कितनी है 100, तो और लोगो हमारा कितना है, इस लोगों को भी हाइट दे सकते हैं हम ना, या हम अपने अंदाजे से मार्जिन टॉप रख देते हैं, मार्जिन टॉप 10px ले लो, या 12 ले लो, 14 ले लो, ठीक है भाई, 15 कर दो, ठीक है भाई, सही लग रहा है इतना। तो यहाँ पे हम आए, हमने इसको बोला भाई मार्जिन टॉप आप ले लो 15px। अच्छा, ये हेडर को हो गया, हमें किसको देना था, हेडर के अंदर डिव है, डिव के अंदर इमेज है, ठीक है भाई, आ गया भाई। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि भाई ये मेन्यू बनाना है हमें, हेडर के अंदर ही बनाना है। दूसरा एक डिव बनाया, इसमें एक यूएल बनाया, एलआई बनाया, एलआई में हमने कहा भाई होम, और दूसरे एलआई में हमने कहा भाई अबाउट अस, ठीक है भाई, और तीसरे में हमने कहा भाई पब्लिकेशंस,
चौथे में हमने कहा भाई फीडबैक, और पांचवे में हमने कहा भाई गेट आ। ठीक है भाई, इतना इसको सेट करते हैं, या एक काम करते हैं, इस एल आई के अंदर यूजर का आइकन, इस एल आई के अंदर कार्ड का आइकन, आइकन वाले को करा दोबारा इनेबल, फॉन्ट ऑसम पे गए, आइकन्स में गए, हमने कहा भाई एक दे दो यूजर का, कहाँ गया, लिया भाई ये वाला था, यूजर आ गया यहाँ पे, कॉपी नहीं किया इसने। ठीक है भाई, कॉपी। दूसरा क्या है, कार्ट, तो क्या हम बोलते हैं भाई कार्ट, शॉपिंग कार्ट प्रो है ये, और ये वाला ये भी प्रो है, और जो ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा ना वो प्रो ही होगा, और जो खराब सा दिख रहा होगा ना, हाँ ऊपर से फिल्टर अगर सेलेक्ट कर लें, अच्छा ये रहा फ्री। ठीक है भाई, तो ये वाला ले लेते हैं, ये भी तो अच्छा सही है, प्रो ही है और फ्री है, तो ये ला के हमने इसको यहाँ पे दे दिया। अच्छा हम चला के देखेंगे तो पहले तो ये बड़ा अजीब सा आएगा सब। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको अच्छा कैसे करेंगे, हम इसको एक क्लास देंगे मेन्यू, या कुछ भी दे दें जो अच्छी लगे। मेन्यू की क्लास किसको दी हमने, यूएल को दी। यूएल को हमने बोला भाई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अच्छा हमें ये बोलना था किसको, एलआई को। सारे एक लाइन में आ गए, हमने कहा भाई आप ले लो कलर, आप ले लो फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट थोड़ा सा हो जाए बोल्ड। ठीक है भाई। अच्छा इसके साथ साथ अब ये जो दो डिव है ना, ये वाला और ऊपर वाला, इन दोनों को भी इनलाइन करना है डिस्प्ले। तो मैं इसको एक क्लास दे रहा हूँ डी इनलाइन, और इसको भी डी इनलाइन, और सीएसएस में आके डी इनलाइन को मैं क्या दे रहा हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। सही है भाई, ऊपर आ गया। अच्छा भाई फॉन्ट थोड़ा छोटा है तो हम इसको बोलते हैं कि यार आप ले लो 18। ठीक है, इतना काफी है। मार्जिन लेफ्ट से दे देंगे तो वो दोनों जगह से कवर हो जाएगा, वो इस वहां से भी स्पेस दे देगा। इसको हटाते हैं, ये क्या आ रहा है लेफ्ट, मैंने कहा भाई 20 px ले लो। ठीक है भाई, अगर और बढ़ाना है तो आप और बढ़ा लो। ठीक है भाई, और पूरे के पूरे मेन्यू को आप बोलो कि भाई मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कम है तो हम बोलते हैं भाई 40। क्यों नहीं हो रहा ये मेन्यू। अच्छा अब हम देखेंगे कि मेन्यू के पास हाइट कितनी है। मेन्यू को दिया बैकग्राउंड कलर, इतनी सी हाइट है तो इस वजह से शायद वो हिल नहीं पा रहा, तो इसको अगर हम हाइट दे दें 100%। अच्छा मेन्यू को हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया हुआ है, देखते हैं। अच्छा मेन्यू को दिया हुआ है ना, हमें हमने इसको देना है, तो हम इसको बोलते हैं भाई मेन्यू बॉक्स, क्योंकि इसके डिव को हम देंगे तो फिर वो हो जाएगा। नीचे आ गए, कॉपी पेस्ट की क्लास, भले अब ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो ये भी नहीं, मार्जिन बॉटम दिया हमने। अच्छा अगर टॉप से करें तो, अच्छा कभी कभार ये मसला आए ना, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। क्यों नहीं मान रहा ये, अच्छा जी हाइट 100%,
अच्छा यहाँ से हम इसको, अच्छा यहाँ से कर लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देखिए इसने अप्लाई तो किया है, मसला ये है कि इसको ऊपर रखा हुआ है इसने ऊपर, इसको हम हटाते हैं वो तो फिर जुगाड़ हो जाएगा ना। अच्छा वैसे तरीके हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, फ्लैक्स वगैरह सब यूज़ कर लें अगर, लेकिन ये बगैर फ्लैक्स के जो है ना वो हम करना चाह रहे हैं। तो अच्छा इस पे अगर वर्टिकल लाइन लगा दें हम, चल रहा है, चल तो रहा है। वर्टिकल लाइन क्या आएगा, सेंटर होता है, बॉटम होता है, बेस लाइन बॉटम सब, ये सब ठीक है भाई। तो ये देखें वेब किट बेस लाइन क्या है, ये सपोर्टेड अगर किसी ब्राउजर में नहीं होता मिडिल तो, अच्छा मिडिल था ना वैसे भी, अगर हम सिर्फ लगाते तो चलता। तो ये हटाया, दोबारा से हमने कहा भाई वर्टिकल अलाइन मिडिल। ठीक है भाई, ये आ गया सेंटर। और आपने अब क्या करना है, पूरे मेन्यू बॉक्स को थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट दे देना है। अच्छा अगर हम ये हटा दें तो अब भी चलना चाहिए इसको। अच्छा वो लगाया नहीं हमने वर्टिकल अलाइन मिडल, क्योंकि वहां पे वो जो है ना सेव नहीं होता, हमें कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है भाई, परसेंटेज में क्या फायदा होगा, क्या फर्क है, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे इस जगह पे ना एक ही बात है। अच्छा अब हमारे पास क्या है यार, एक हमें बनाना है बटन। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि यार इस बटन को हम जो है ना लिस्ट में रख दें अपनी। ठीक है भाई, क्या नाम है इसका, ऑर्डर ऑनलाइन। ठीक है भाई, और इसको हम क्लास दे देते हैं BTN। BTN का बैकग्राउंड कलर आप रख दो, रेड नहीं था ना, ये कुछ और था, रेड तो बहुत बुरा लगेगा। इसके पास क्या है कलर, ये कुछ ये है, इसका कोड ये रहा। ठीक है भाई, ये इसकी स्टाइलिंग और क्या क्या है, बॉर्डर रेडियस इसके पास इतना है, और इसके पास ये भी है, ये भी हमने दे दिया इसको। और इसके पास क्या क्या भाई, पैडिंग और ये कलर्स वगैरह ये उठाए, ये हमने इसको दिया। देखते हैं क्या आया। ठीक है भाई, अच्छा बन गया। अच्छा ये थोड़ा नीचे क्यों आया, कि नीचे ही था, पैडिंग दिए। अच्छा इसको हम देखने के लिए इंस्पेक्ट किया, मार्जिन टॉप भी दिया हुआ है क्या कहीं पर हमने, अच्छा फॉन्ट साइज अगर हम इसका कम करें, तो ये अच्छा इसको अगर हम इस पे चलेगा, चल रहा है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, इसको कर देते हैं 15। अच्छा अब आप इसको मार्जिन लेफ्ट देके इसको कितना यहाँ पे लाना चाह रहे हैं ले आए। ठीक है भाई, तो बिल्कुल बना है, सिर्फ क्या रह गया, एरो रह गया। अब ये रिस्पॉन्सिव कैसे होगा कि भाई आपने क्या करा, इसको इंस्पेक्ट किया, इसको इस डिवाइस पे खोला, देखिए यहाँ हो गया ये खराब। अब ये जो खराब हुआ है ना, आपने इसको सही करना है। कैसे सही करना है, इसका ब्रेक पॉइंट लगाना है। क्या बन रहा है भाई, 900 बन रहा है मिसाल के तौर पे,
तो 900 की मीडिया क्यूरी लगा के फिर इन सारी चीजों को दोबारा से उसी तरह से काम करना है जैसे हमने डेस्कटॉप पे काम किया। तो फिर इसी तरह से फिर दूसरे ब्रेक पॉइंट पे आ जाए, फिर तीसरे पे आ जाए, तो इस तरह फिर पूरा हेडर जो है वो आपका रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पहले हेडर, स्लाइडर, दूसरा कंटेंट, फिर नीचे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, और रिस्पॉन्सिव भी स्टेप बाय स्टेप। जब हम एक वेबसाइट पूरी बना देते हैं, कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में रिस्पॉन्सिव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, होती ही नहीं है वो। जब हम बना रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप कर दें तो बड़े आसानी से होती है और जल्दी भी होती है। सही है भाई, वेडनेसडे को मिल जाएगी फिर रिस्पॉन्सिव मिलेगी नहीं? ठीक है भाई, देखते हैं वेडनेसडे को किसकी आती है किसकी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।